हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो हमारे ये जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड चैप्टर से रहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है। अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर, taking g is equal to 10 meter per second square, the rate of flow of water through the open hole would be nearly what। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमारे पास कि हमारे पास एक टैंक है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक फुली फिल्ड टैंक है और उसमें एक स्मॉल होल है। तो मान लीजिए वो होल यहाँ पे है। ठीक है, ये होल है मान लो। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हमारे पास टैंक है ये फुली फिल्ड है और हम ये मान के चलते हैं कि जो ये होल इसमें बना हुआ है, इस होल का जो क्वेश्चन में गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 2 mm स्क्वायर। 2 mm स्क्वायर जो है वो इसका क्या है, एरिया दे रखा है आपको। ठीक है, अच्छा जी, और हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है। और हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि ये जो टैंक है इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है। मतलब इस टैंक की पूरी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, 2 मीटर दे आपको दे रखी है। ठीक है, तो हम इसमें से यहाँ इसको फुली फिल्ड कर देते हैं। ठीक है, वाटर से। अब क्या होगा, यहाँ से वाटर जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। अब आपको याद है कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि जब भी इस तरीके से वाटर फ्लो करता है किसी होल में से, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टोरी-सेलिस थ्योरम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोरी-सेलिस थ्योरम लगा देंगे। टोरी-सेलिस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो वेलोसिटी होती है वो √2gh के बराबर होती है। √2gh के बराबर होती है। तो बेटा अगर हम ये वाली थ्योरम लगा दें, और आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ से रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है, तो बेटा रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए, रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए हम हमेशा किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो याद रखना, वी विल ऑलवेज यूज़ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। हम हमेशा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी यूज़ करवाते हैं। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अपनी यूट्यूब पे, जो भी मैंने लेक्चर सीरीज़ बनाई थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की, उसमें एक एक चीज़ डिस्कस किया वहाँ पे। तो बेटा रेट ऑफ फ्लो अगर मुझे अगर रेट ऑफ फ्लो निकालना है, अगर बेटा मुझे रेट ऑफ फ्लो निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो मेरे पास हो जाता है ए इंटू वी। ये हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जिसमें हम पढ़ते थे कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो करता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद है ना आपको कैसे होती है, इस तरीके से लेते थे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हम इस तरीके से एक पाइप लेते थे और वहाँ पे हम यहाँ से फ्लो करने वाला एक एंड और दूसरे एंड से, एक एंड और दूसरे एंड से फ्लो करने वाला जो हम वॉल्यूम लेते हैं वाटर का पर सेकंड के हिसाब से, वो हम Q इज इक्वल टू A इंटू वी लेते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो बेटा A इंटू वी आ गया। अब मुझे यही तो पूछा है क्वेश्चन में, फ्लो ऑफ वाटर निकालना, मतलब मुझे यही चीज़ निकालनी है, वॉल्यूम है ना। तो फ्लो निकालना है तो ये A इंटू वी के बराबर हो जाएगा ना। अब देखो A हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 mm स्क्वायर। तो बेटा 2 mm को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये देखा ना, एरिया ऑफ सेक्शन 2 mm का स्क्वायर। तो मैं 2 mm को लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, क्योंकि मुझे मीटर में आंसर चाहिए ना, क्योंकि ऑप्शन देखो मीटर में दे रखे हैं। तो बेटा अगर ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं तो मुझे मीटर में ही आंसर चाहिए होगा। तो इसीलिए 2 इंटू 10⁻⁻⁶ आपके पास क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो 1 मिलीमीटर होता है बेटा, 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ 10⁻⁻6 हो जाएगा। इनटू बेटा वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, √2gh। √2gh बेटा, जी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 10 और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 2। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। देखो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू रूट, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा √10। बेटा आप √10 की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो आपको √10 की वैल्यू मिलती है 3.16 के अराउंड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखो 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे। इंटू 3.14 आ गया, सॉरी 16 आ गया मेरे पास 10 की वैल्यू, और साथ में आ जाएगा 10⁻⁻6। बेटा 4 इंटू 3.16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3.16 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 6 4 24, 4 1 4, तो 5 6 4 3 12, तो यानी कि 12.64 आएगा। कितना आएगा बेटा, इसको सॉल्व करके 12.64 इंटू 10⁻⁻6। सो हैंस हमारा जो ऑप्शन है बी वो हो जाएगा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन था आपका नीट 2019 के एग्जाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है,
A small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to the viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to what? तो बेटा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास एक स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, जैसे मान लो एक स्फीयर है ये, इसका रेडियस आर है, ठीक है, और ये रेस्ट से गिर रहा है किसी विस्कस लिक्विड के अंदर। मान लो ये विस्कस लिक्विड है आपका, देखा है ना, मान लो आपके पास क्या है, कोई विस्कस लिक्विड है, तो बेटा विस्कस लिक्विड में ये फ्लूइड, ये जो आपके पास स्फीयर है ये गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे आके मान लो यहाँ आ गया, ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच गया। अब आपको एक चीज़ तो पता होगी, आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी हम स्टोक्स लॉ पढ़ते थे, जब भी हम स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स लॉ पढ़ते थे, तो उसके अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स बेटा क्या होती थी, 6 पाई ईटा आर वी, है ना, 6 पाई ईटा आर वी। बेटा ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और वी क्या होता है आपके पास, वी इज़ नथिंग बट योर टर्मिनल वेलोसिटी, वी इज़ नथिंग बट योर टर्मिनल वेलोसिटी। बेटा ये क्या होती है आपके पास, टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना। तो अब हमें इतना पता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ना, विस्कस फोर्स, वो इतनी लगेगी 6 पाई ईटा आर वी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट निकालना है आपने, है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। बेटा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का क्या मतलब होता है, मतलब कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है कितने समय में, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है कितने समय में, मतलब कि आप कह सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टाइम, कितने समय में हो रही है। रेट जब ये पूछते तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो बेटा आपको पता है कि हम इसको पावर के बराबर मान लेते हैं। क्यों मानते हैं पावर के बराबर, आपने पढ़ा होगा जो पावर होती है वो वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो वर्क एक एनर्जी की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में भी ले सकते हैं उसको, तो इसीलिए हम इस चीज़ को पावर के बराबर मानेंगे। ये देखो, तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन में हमसे पावर पूछा जा रहा है। तो क्या मैं पावर को ऐसे बोल सकता हूँ कि जो पावर होती है, अगर वो उसको मैं वर्क अपॉन टाइम लिखूँ, तो मुझे पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो मैं इसको एफ इंटू वी लिख सकता हूँ। और बेटा ये जो वी है ये कुछ नहीं है, ये अब आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है। वी क्या है, वी इज़ नथिंग बट योर टर्मिनल वेलोसिटी, वी इज़ नथिंग बट योर टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, और वो हम लिख सकते हैं एफ इंटू वी टी के बराबर, ठीक है। अब देखो फोर्स कितनी होती है, फोर्स कौन सी होगी, जो विस्कस फोर्स है जो आपने ऊपर लिखी है, तो कितनी हो जाएगी, 6 पाई ईटा आर वी मल्टीप्लाई बाय बेटा वी टी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी का हमें आंसर पता होना चाहिए क्या होता है उसका फाइनल रिलेशन, तो वो होता है 2/9 साथ में होगा आपके पास आर स्क्वेयर रो माइनस सिग्मा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय जी, और साथ में सॉरी डिवाइडेड बाय ईटा और साथ में जी, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्या है आपके पास, ये भी टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये भी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है ना। तो अगर ये भी टर्मिनल वेलोसिटी है और ये भी हमने क्या लिखा हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी लिखी हुई है, तो बेटा अगर मैं यहाँ से इस रिलेशन को अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं ना लिखूँ और मैं सीधा यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी लिख दूँ वी टी, तो देखो वी टी इंटू वी टी, ये भी तो वी टी है, वी टू इंटू वी टी क्या हो जाएगा, वी टी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, वी टी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो वी टी का स्क्वायर, तो बेटा वी टी का स्क्वायर मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें यहाँ से, है ना, ऐसे ही होगा ना, टर्मिनल वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो जब तुम वी टी का स्क्वायर करोगे तो तुम यही वाला रिलेशन लगाओगे ना, देखो 6 पाई ईटा आर और ये वी टी का रिलेशन 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय ईटा का स्क्वायर। तो बेटा देखो आर का स्क्वायर और ये बाहर एक स्क्वायर दे रखा है, आर का स्क्वायर और बाहर भी एक स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 आ जाएगी। तो मतलब आर की पावर एक तो 4 आ गई, यहाँ से ये पावर 4 आ गई, सॉरी ये वाली पावर 4 आ गई, और एक आर ये भी है यहाँ पे देखो, तो ये एक आर और हो गया इंटू आर, तो मतलब आर की पावर 5 हो जाएगी। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से जो पावर आ गई, मतलब जो मेरे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन आएगी हीट की, वो आर की पावर 5 के बराबर होगी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आया है क्वेश्चन आपके पास नीट 2017 के पेपर में। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, ए यू ट्यूब विद बोथ द एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर
water full stop oil which is immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile the water rises by 65 mm from the original level. बेटा डायग्राम आप ध्यान से देखिए, इस डायग्राम के अंदर क्या है, देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ऑयल है, ये सारा ऑयल है, यहाँ तक बी पॉइंट तक सारा ऑयल फील्ड है इसके अंदर, है ना। उसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे क्या किया गया कि यूट्यूब पहले ओपन थी, फिर उसको पार्शली पानी से फिल किया गया, मतलब पहले उसमें पानी डाला गया है, ठीक है ना। जैसे ये यूट्यूब है ना आपके पास ऐसे, तो यूट्यूब में पहले पानी डाला गया ऐसे, ये पूरा वाटर डाला गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि उसके बाद ऑयल जो कि पानी से मिक्स नहीं होता, इमिसिबल होता है, उसको एक साइड से पोर करना है, मतलब उसको एक साइड से गिराना है। तो मान लो मैं ब्लू कलर से यहाँ पे ऑयल को डिनोट करता हूँ, तो आपने इस तरफ से ऑयल को इसके अंदर गिराना है, तो ये सारा ऑयल आता जाएगा ऐसे यहाँ तक। मान लो बी पॉइंट तक ऑयल आ गया, और ये वाटर का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे करके मान लो यहाँ तक चला गया, है ना। ठीक है, क्योंकि पहले पानी कैसे था, पहले पानी तो दोनों में बराबर होगा, देखो यहाँ और यहाँ पानी क्या है, पहले बराबर था। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर क्या डाला, ब्लू कलर से मान लो ऑयल डाला इसके अंदर, ये ऑयल डाला, तो क्या होगा, ऑयल डालने पर ये पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो फिगर वैसे बना के आपको उसने दी हुई है, ठीक है, समझ गया आप इतनी बात। अब देखिए, अब कह रहा है कि वाटर जो रेज हुआ वो 65 mm से रेज हुआ है। देखो 65 mm से रेज होने का मतलब है कि इनिशियल वाटर लेवल इतना था, शुरुआत में वाटर लेवल डी पॉइंट तक था, लेकिन जैसे ही आपने तेल डाला इसके अंदर, ऑयल डाला, तो वाटर लेवल बढ़कर चला गया 65 mm ऊपर की तरफ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो ऑयल का जो ए पॉइंट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पे ऑयल का लेवल ये है, लेकिन पानी का लेवल, फाइनल वाटर लेवल यहाँ है, तो दोनों में 10 mm का गैप है। समझ गए आप मेरी बात को ध्यान से। अब ज़रा आ जाइए, उसने क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि डेंसिटी ऑफ ऑयल बतानी है। तो बेटा आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक ट्यूब है, यू शेप ट्यूब है बेटा, यू शेप ट्यूब है, तो उस यू शेप ट्यूब में अगर हम कोई भी लिक्विड फिल कर दें, और अगर ये लिक्विड रेस्ट पे है, तो कोई भी प्रेशर यहाँ पे और यहाँ वाला जो भी प्रेशर होगा बेटा, वो सेम होगा। क्या होगा, वो सेम होगा। रेस्ट वाले लिक्विड में प्रेशर हॉरिजॉन्टल लेवल पर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बेटा क्या होता है, आपका सेम होता है। इतनी बात आपको पता होगी, है ना। अब देखो, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी पॉइंट और सी पॉइंट का प्रेशर है वो सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो पी बी है वो पी सी के बराबर होगा। पी बी शुड बी इक्वल टू पी सी, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो बेटा पी बी और पी सी कैसे निकालते हैं हम, कोई भी प्रेशर जो है हाइट की वजह से वो कैसे निकालते हैं, हम उसको लिखते हैं बेटा, हम उसको क्या लिखते हैं, रो जी एच। क्या लिखते हैं उसको हम, रो जी एच, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रो जी एच। तो बेटा रो जी एच जो मैंने लिखा है, यहाँ पे जो आपका बी पॉइंट जो है वो किसकी रो जी एच होगी, ऑयल की होगी। ये देखो, ये ऑयल के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो डेंसिटी होगी यहाँ पे रो, वो भी ऑयल की हो जाएगी, और यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो किसकी होगी बेटा, वो हो जाएगी आपकी वाटर की डेंसिटी। किसकी हो जाएगी बेटा, वाटर की डेंसिटी। तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। बेटा देखो जी और जी तो दोनों तरफ कट जाएंगे, क्योंकि जी और जी तो कटेंगे ही ना, है ना, क्योंकि जी और जी सेम है दोनों तरफ। अब देखो, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू एच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एच। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है डेंसिटी ऑफ ऑयल निकाली, मतलब आपको ये निकालना, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल यहाँ लिखो, और डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एच अपॉन एच। बेटा जो ये वाला एच है, ये किसका, ये वाटर का एच है, ये ऑयल का एच है, तो इसे एच डब्ल्यू मान लो, इसे एच ओ मान लो। तो बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी होती है, 10⁻3। कितनी होती है, 10⁻3 के बराबर होती है ना। इतनी चीज़ तो आपको पता होगी कि डेंसिटी ऑफ वाटर को कैसे लेते हैं हम, 10⁻3, है ना, kg पर मीटर क्यूब में। अच्छा आगे देखते हैं, तो बेटा नेक्स्ट मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करूं, हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितनी है, देखो क्वेश्चन में हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितनी है, देखो ये देखो, यहाँ सी पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक वाटर है, तो 65 + 65 कर लो, तो कितने हो जाएंगे, 130 अपॉन हाइट ऑफ ऑयल कितनी है, देखो हाइट ऑफ ऑयल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो 65 + 65 + 10, तो यानी कि कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 140। देखो 0 से 0 कट गया, है ना, 0 से 0 कट गया हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है 13/14 इंटू 10⁻3। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना।
अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपके पास हाइट दे रखी है वो मिलीमीटर में दे रखी है, तो बेटा आप क्या करोगे ना, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, आप इसको मिलीमीटर में जब भी लिखोगे तो यहाँ पे भी मिलीमीटर आएगा, यहाँ पे भी मिलीमीटर आएगा, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कट जाएगा, इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया है ना, वो आप अंडरस्टूड ही, आपको समझ जाओगे आप। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेना, 13 को आप 14 ऐसे लिखना और इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो डिवाइड करके 0 पॉइंट समथिंग आके यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करना, 14 को देखो हम किस चीज़ से डिवाइड करें, 14 को हम किस चीज़ से डिवाइड करें कि हमारा 130 के अराउंड आंसर आए, है ना। तो आप इसको सबसे पहले देखो करके, देखो अगर 10 से करेंगे तो 140 आ जाएगा, 9 से करके देख लो, 9 4 जा 36, 9 द 9 8, 9 1 द 9 10 11 12, यानी कि 126 समथिंग आएगा, तो मतलब 0.9 समथिंग करके आ रहा है ना। तो 126 आया, अब 10 में से 6 माइनस करो, 4 बचेगा, यहाँ बच के कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे 0 लगा लोगे। अब क्या आएगा, 14 को 2 से करोगे तभी आएगा, 3 से करने पे तो बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि 0.92 समथिंग आ रहा है आपका आंसर, 0.92 समथिंग आ रहा है। अब 0.92 समथिंग आएगा तो ऑब्वियसली ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें दे रखा है kg/m³, ठीक है ना। तो हम इसके अकॉर्डिंग आंसर अपना मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ए रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमारे पास 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर भी दे रखा है। तो आपको नहीं इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, देखो 2016 का क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, तो रेक्टेंगुलर फ्रेम में यहाँ पे अगर मैं एक स्लाइडिंग वायर लगा दूँ, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एक स्लाइडिंग वायर अगर मैं लगा दूँ, है ना, स्लाइडिंग वायर लगा दूँ बेटा, तो स्लाइडिंग वायर में क्या होता था कि आपको पता है यहाँ पे हमारे पास एक सोप फिल्म बनती है, क्या बनती है, एक सोप फिल्म बनती है ना। अब आपको पता है कि जो सोप फिल्म होती है ना, उसकी हमेशा 2 सरफेस हम लेते हैं। सोप फिल्म के बेटा कितने सरफेस लेते हैं, 2 सरफेस मान के चलना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, 2 सरफेस मान के चलते हैं। तो बेटा यहाँ से अगर मैं यहाँ से वर्क डन करूँगा तो वो वर्क डन हमें इसकी डेरिवेशन में निकाला था, अपनी वीडियोज़ में देख लेना जाके, टेंशन इंटू 2 टाइम्स ऑफ एल, है ना, टेंशन इंटू 2 टाइम्स ऑफ एल हम निकालते थे, है ना, क्योंकि हम डबल टाइम्स उसकी लेंथ लेते थे ना। बट बेटा बट एक्चुअल में क्या है, यहाँ तो हमें एरिया दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, एरिया में कितना चेंज आया है हम ये लेके चलेंगे, है ना, कितना एरिया में चेंज आया है, इस पोर्शन में एरिया में कितना चेंज आया है। तो एरिया में चेंज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है, पहले यहाँ फिल्म बनी, फिर आपने इसको स्लाइड किया, अब फिल्म यहाँ तक आ गई, है ना, तो ये पूरी फिल्म बन गई। तो कुछ इसकी एरिया होगा यहाँ से और कुछ इसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, है ना। तो इसी तरीके से हम निकालते हैं इसको। तो देखो क्वेश्चन में साफ दे रखा है, ये पहली डायमेंशन है, ये दूसरी डायमेंशन है। तो पहली डायमेंशन में लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे आप, तो आप बोलोगे 5 इंटू 4, देखो 5 इंटू 4, ये मैं एरिया निकाल रहा हूँ अभी, है ना, एरिया निकाल रहा हूँ, 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2, तो 5 4 द 20 माइनस 4 2 जा 8, बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जो सोप होता है उसकी फिल्म के 2 सरफेस होते हैं, तो 2 लेना पड़ेगा आपको साथ में, ठीक है। 20 में से 8 गए 12 बचे, 12 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, चेंज इन एरिया 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 24 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ध्यान से पहले इसके बेसिक्स क्लियर करना, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी बेटा, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। क्लियर है आपको इतनी बात। अब देखो ये तो आया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मुझे किस में चाहिए, मुझे तो मीटर में चाहिए, तो 24 मल्टीप्लाई बाय, अगर मुझे सेंटीमीटर को बेटा मीटर में चेंज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर सकता हूँ, है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होते हैं, तो ये लिख सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ डब्ल्यू निकालेंगे, देखो डब्ल्यू क्या पूछा, सॉरी उसने पूछा सरफेस टेंशन पूछी है, तो टी इंटू डेल्टा ए, तो टी क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, W अपॉन डेल्टा ए, क्या आ जाएगा, W अपॉन डेल्टा ए, तो W कितना दे रखा है, W दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये कितना आ जाएगा नीचे, 24 इंटू 10⁻⁻�4, तो बेटा ये कट जाएगा, 3 1 द 3, 3 8 द 24, तो बेटा 1/8 को डिवाइड कर लो, तो 0.8 1 द 8, 8 1 द 8 आ जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 2, ठीक है। फिर 8 2 जा 16 करोगे तो ये आ जाएगा 16, मतलब 0.12 समथिंग आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।